वेलकम बैक। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन बोला जाता है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो सेल के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसका कारण ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं, तो डायरेक्ट कहाँ पर होगा रेप्लिकेशन? साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर रेप्लिकेशन की मशीनरी की बात करें तो यहाँ पर दो कंपोनेंट को देखना पड़ेगा। पहला एंजाइम, दूसरा है रॉ मटेरियल। एंजाइम्स की अगर बात करें तो 4 एंजाइम्स देखने को मिल रहे हैं, हेलिकेजेस, अनवाइंडेजेस या स्यूलेज। दूसरा है टोपोआइसोमरेज। इसके साथ में एक कंपाउंड और है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तीसरा है डीएनए लाइगेज, इसी को मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोला जाता है। और जो लास्ट है वो है डीएनए पॉलीमरेज, ये मेन एंजाइम है। अब इसके अगर टाइप्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 3 टाइप का है, यूकैरियोटिक सेल में 5 टाइप्स का है। ये में प्रोकैरियोट्स में जो पहला है वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहाँ पे ये मेन एंजाइम है। ये दोनों एज अ रिपेयर एंजाइम होते हैं और ये डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है। अगर इन तीनों एंजाइम्स की बात करें तो इन तीनों एंजाइम का जो एक्शन है 5' से 3' यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा। रेप्लिकेशन करने का ये डायरेक्शन है। लेकिन इसके अलावा ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को भी शो करता है, लेकिन ये 3 to 5' की ओर कट करेगा, यानी कि मार्जिन से कट करेगा, लेकिन डायरेक्शन होगा 3 से 5' की ओर। अब यूकैरियोट्स में अगर टाइप्स की बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज है। कंपेयर करके यहाँ पे एक पूछा जाता है कि इसका कौन सा पॉलीमरेज इधर के पॉलीमरेज के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर ये यानी कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के इक्विवेलेंट माना जाता है। फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट। उसी प्रकार से ये वाला एंजाइम, पहला एंजाइम अल्फा डीएनए पॉलीमरेज के भी इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये हुआ एंजाइम वाला पोर्शन। अब रॉ मटेरियल की तरफ चलते हैं। तो रॉ मटेरियल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो है DNTPS। क्या ये? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इसकी टोटल अगर टाइप्स की बात करें तो 4 है। संख्या तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन टाइप्स यहाँ पे 4 है। DATP, इसका नाम आप जानते होंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी प्रकार से गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये क्या है? साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट है। जो सभी रॉ मटेरियल है वो 2 तरह से काम करता है, एज अ सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी बाय रिमूविंग 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये कैसा होता है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें एक ही फॉस्फेट होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 फॉस्फेट, तो 2 फॉस्फेट निकल जाएगा और उसके निकलने से जो एनर्जी निकलेगी वो यूटिलाइज हो जाएगी रेप्लिकेशन के दौरान हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 स्ट्रैंड के बीच। अब अगर इस पूरे एंजाइम की मैकेनिज्म को समझना है तो डीएनए के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। दिस इज द DS डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन होता है एक खास पॉइंट होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है ओरी साइट या फिर बोलेंगे ARS, ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखते हैं, रेप्लिकेशन बिगिंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट को ARS बोला जाएगा, ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। इसी को ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोला जाता है। अब इसकी संख्या अलग अलग में अलग हो सकती है। जैसे कि इसकी संख्या प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो 1 है। यहाँ पे लिखा हो सिंगल ओरी साइट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट कॉल्ड एज रेप्लिकॉन, और इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज हैव अ सिंगल ओरी साइट। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में इसकी संख्या 1 से ज़्यादा हो सकती है, तो लिखा हुआ है मेनी रेप्लिकेटिंग यूनिट दैट इज हैव सेवरल रेप्लिकॉन्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई के केस में इसकी संख्या है 3500। अब चाहे इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें,
ओरी साइड के दोनों साइड में, यानी कि इधर और इधर, देखिए यहाँ पे ओरी साइड आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट को बोला गया है, ये यहाँ पे इस पॉइंट को देख सकते हैं। तो इधर की ओर और इधर की ओर रेप्लिकेशन होगा, यानी कि ये क्या होगा, बाई डायरेक्शनल। इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन प्रोसीड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ओरी, यानी कि इधर भी और इधर भी। दस रेप्लिकेशन इज अ बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल बहुत रेयर है, इसलिए लिखा हुआ है यूनिडायरेक्शनल इज रेयर। अब इस ओरी साइड को यहाँ पर है कि यहाँ पर कैसे पहचाना जाएगा, उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है ORC। तो देखते हैं, ओरी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ORC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स विच अट्रैक्ट द हेलिकेज एंजाइम, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस एंजाइम को अट्रैक्ट करेगा कि इसको सीधा करे, इसके ट्विस्टिंग के ख़त्म करे, इसके हेलिकल स्ट्रक्चर को ख़त्म करे। विच रिमूव्स हेलिक्स एंड अनजिप, यानी कि दो तरह से काम कर रहा है, इसके हेलिकल स्ट्रक्चर को रिमूव करेगा और जिप की तरह से खोलना शुरू कर देगा, इसलिए लिखा अनजिप्स टू स्ट्रैंड बाय डिस्ट्रॉइंग हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा अनजिपिंग या अनवाइंडिंग, इसलिए एंजाइम का नाम है अनवाइंडेज। और हेलिकल को रिमूव करता है तो इस एंजाइम का नाम हो जाएगा हेलिकेज। अब स्विलेज क्यों बोला गया, स्विल का मतलब ही होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो ये एंजाइम इस टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर को सीधा कर देता है। अब यहाँ पर जब इस तरह से हो गया तो ये सेपरेटेड स्ट्रैंड बनेगा। अब इस सेपरेटेड स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पर हमने सिंगल बाइंडिंग DNA बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे अटैच कर रखा है। तो ये क्या करेगा, सेपरेटेड स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेगा इसी कंडीशन में, यानी कि वापस ऐसे ना होने पाए। अब क्या होगा, इसके बाद इस एंजाइम का रोल है, ये एंजाइम क्या करता है, सीधा होने के बाद ये इसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, फिर से ये मुड़ने की कोशिश करता है, तो उस टेंशन को टोपो आइसोमरेज रिमूव करता है। अब इस टोपो आइसोमरेज का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये DNA की टोपोलॉजी पर काम करता है। टोपोलॉजी मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी हुई, जैसे सुपर कॉइलिंग पर काम करेगा, कैटेशन पर काम करेगा, इस तरह से यहाँ पर इसका नाम टोपो आइसोमरेज रखा गया है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं। टोपो आइसोमरेज बेसिकली दो टाइप्स का है, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड टोपो आइसोमरेज सेकंड। सेकंड पर ही फोकस करना है। प्रोकैरियोट्स के केस में इस सेकंड वाले टोपो आइसोमरेज को DNA गायरेज बोला जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेला इन दोनों के बराबर, इसलिए लिखा विच फंक्शंस एज बोथ हेलिकेज एंड टोपो आइसोमरेज, यानी कि ये जो DNA गायरेज है इसके और इसके जैसा काम करता है। अब इसके बाद वाला स्टेप देखना है, यहाँ पे ये दो ब्लैक वाला DNA स्ट्रैंड है, तो ये है इधर और ये इधर। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन को आपको ये समझना है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस के अनुसार पेयरिंग शुरू हो जाएगी। A के साथ T जुड़ता है तो यहाँ पे देखिए T लगा हुआ है, T के साथ A, G के साथ C पेयरिंग करेगा, उसी प्रकार से C के साथ G पेयर करेगा। लेकिन यहाँ पे 3 फॉस्फेट है जो कि वो रॉ मटेरियल में आपने देखा। अब इसमें से 2 फॉस्फेट बाद में निकल जाएगा। अब निकले कैसे अभी देख लेते हैं। जैसे आपने देखा 5 to 3 डैश की ओर यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है इस स्ट्रैंड में, इधर वाले में भी 5 से 3 प्राइम की ओर होगा। तो यहाँ पर देखिए T A के साथ पेयर करेगा, A T के साथ, उसी प्रकार से C G के साथ, यहाँ पे G C के साथ। लेकिन डायरेक्शन देखिए कैसा है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका नीचे है, ये हुआ एंटी पैरेलल। अब इसको और अच्छे से समझना है तो इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। ये डायग्राम NCERT में भी दिया हुआ है। जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन होता है उस पॉइंट पर यहाँ पर अनजिपिंग हो जाती है, यानी कि वो इस तरह से टूटता है। उससे होगा क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा इन्वर्टेड कैपिटल Y शेप का। अब यहाँ पर एक ये स्टैंड और एक ये स्टैंड है, ये वाला स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड है, इसकी पोलैरिटी 3 डैश से 5 डैश की ओर होगी, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 to 5 प्राइम। इधर की ओर पोलैरिटी थोड़ा अलग है, ये 5 से 3 की ओर है। यानी कि पोलैरिटी को अगर आपको देखना है तो नीचे से शुरू करेंगे 3 से 5 की ओर और ये 5 से 3 की ओर। ये हुआ दोनों टेम्पलेट की पोलैरिटी जो कि अलग अलग है। लेकिन
जो रेप्लिकेशन का डायरेक्शन होगा वो हमेशा 5 to 3 डैश ही समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस एंड की तरफ यहाँ से सीधे कंटिन्यूसली हो रहा है और इधर की ओर कैसे थोड़ा सा फ्रेगमेंट्स में हो रहा है। तो जिधर की ओर कंटिन्यूस होगा रेप्लिकेशन उसको बोला जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। इधर की ओर ऐसा नहीं है, इधर की ओर फ्रेगमेंट्स में हो रहा है तो इसको बोला जाएगा डिसकंटिन्यूस या लैगिंग एंड। इसको लैगिंग एंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड सो बिकॉज इट टेक्स लॉन्गर टाइम देन दिस। अब चाहे इधर की साइड हो चाहे इधर की साइड हो, रेप्लिकेशन होने के लिए एक कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, वो है आरएनए प्राइमर। इधर भी आप देख पा रहे हैं आरएनए प्राइमर है। ये एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियोटाइड है, 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर अटैच है और यहाँ पर देखिए अटैच। एक्चुअली में क्या होता है, जितना रेप्लिकेशन स्ट्रैंड बनेगा उतना ही प्राइमर। इधर एक है तो एक, इधर 3 है, 1 2 3, तो इधर देखिए 1 2 3, यानी कि जो रेप्लिकेशन सेगमेंट में बन रहा है ओकाजाकी सेगमेंट जिसे बोलते हैं, उसकी संख्या आरएनए प्राइमर के इक्वल है। अब ये जो फ्रैगमेंट्स में बनता है, इस फ्रैगमेंट्स को बोला जाता है ओकाजाकी सेगमेंट। उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये है कि इसको पता लगाने वाले साइंटिस्ट थे रीजी ओकाजाकी और उनकी पत्नी यानी कि वाइफ सुनिको ओकाजाकी। 1968 में ऐसा इन्होंने पता लगाया। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों हट जाता है। कब हटेगा, जब ये पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो है नहीं है। अब आपको पता है ये स्टार्टर की तरह काम करता है, बनाने वाला एंजाइम प्राइमेज है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसको हटाया जाएगा। इसको हटाने के लिए एंजाइम है आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इस एंजाइम से हट जाता है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर यूकैरियोट्स में बात करेंगे तो आरएनए प्राइमर को अल्फा डीएनए पॉलीमरेज हटाता। तो यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, और जो यहाँ पे इसके हटने से गैप बनेगा उस गैप को भी यही एंजाइम फिल करेगा। तो यहाँ पे लिखा है एंड द सेम एंजाइम फिल्स द गैप ऑफ आरएनए प्राइमर। ये तो हुआ आरएनए प्राइमर के हटने की बात। अब ओकाजाकी सेगमेंट के बीच बीच में भी गैप देख रहे हैं, बाद में ये भी जुड़ता है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए कोई दूसरा एंजाइम होगा, वो है डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, व्हाइल ओकाजाकी सेगमेंट्स आर फिल्ड बाय डीएनए लाइगेज विच वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हरगोबिंद खुराना इन 1967। अगर ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएं और ये भी अलग हो जाए तो एक डीएनए के स्टैंड से 2 डीएनए बन जाएगा। इस दोनों को यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला दोनों पोर्शन यहाँ पे ये वाला डीएनए समझेंगे और ये वाला पोर्शन इस डीएनए को समझेंगे। पोलैरिटी यहाँ पे देख रहे हैं 5 to 3 डैश है, यहाँ पर भी क्या है 5 to 3 डैश है, लेकिन यहाँ पे इधर की ओर एरो होना चाहिए और ये इधर की ओर। इसका मतलब ये वाला रेप्लिकेटेड डीएनए, जो ब्लू वाला है वो पेरेंटल डीएनए है, यानी कि देखिए ये साइड वाले पेरेंटल डीएनए है, ये और ये कैसा है न्यू या रेप्लिकेटेड डीएनए। बाद में क्या होगा, यही डीएनए फिर से ट्विस्टेड हो जाता है। कब, जब ये टोपोआइसोमरेज, जब ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है और फिर से ऐसे ही हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म किस तरह से होती है। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो भी नया वीडियो बने वो आपको नोटिफाई तुरंत हो जाए।